Hello everyone, welcome to EduTab. So today we will be discussing the topic pledge and assignment, and this class is a part of our Jaffly online classes initiative जिसमें हर Monday to Saturday हम आपके लिए अलग अलग components के अलग अलग topics लेके आते हैं और हर वीडियो के एंड में उससे रिलेटेड MCQs भी डिस्कस किए जाते हैं। सो आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्लेज एंड असाइनमेंट। आपके सामने इस हफ्ते का पूरा शेड्यूल है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लेज। प्लेज एक टाइप का बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम गुड्स की जो पोजेशन है वो अपने लेंडर को प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि मुझे लोन चाहिए बैंक से और लोन लेने के लिए मुझे कुछ गिरवी रखना है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी और अपनी ज्वेलरी उनको दे दूंगी और उसके बदले में मुझे लोन मिल जाएगा। जब तक मैं ये लोन वापस नहीं कर देती हूँ तब तक पोजेशन ऑफ ज्वेलरी किसके पास रहेगी? बैंक के पास। तो मैं हो जाऊंगी पॉनर और बैंक हो जाएगा पॉनी, जिसके पास पोजेशन रहने वाली है जो कि लेंडर होगा। पॉनी जो है जिसने मुझे लोन दिया है उसका सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इस प्लेज के अंदर, सिर्फ स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। जनरल प्रॉपर्टी जो है मेरे पास ही रहने वाली है और जब मैं ये लोन चुका दूंगी तो ये ज्वेलरी मुझे वापस मिल जाएगी। प्लेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी जो ज्वेलरी की मैंने डिलीवरी की है बैंक को, जो मैंने प्रोवाइड किया है, पोजेशन दिया है, ये एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकता है। अभी हम आगे जाके और जो टाइप्स हैं डिलीवरी के वो देखेंगे कि किससे माना जाएगा कि हमने जो गिरवी रखने वाला सामान है वो लेंडर को हमने डिलीवर कर दिया है। तो मोड्स ऑफ डिलीवरी क्या हो सकते हैं? एक तो वही है कि हमने जाके पकड़ा ही दिया सामान लेंडर को। दूसरा हो सकता है कि मान लो मेरा जो मैंने सामान गिरवी रखना है वो गोडाउन में पड़ा है, तो मैं उस गोडाउन की जो चाबियां हैं वो जाके बैंक को दे दूं। तो बैंक अपने प्रेमाइस में तो नहीं रख रहा ना सामान, लेकिन फिर भी माना जाएगा कि मैंने जो कोलेट्रल रखा है वो मैंने गिरवी जो चीज रखी है मैंने बैंक को दे दी है। दूसरा तरीका होता है बाई अटॉनमेंट। अटॉनमेंट में क्या होगा? मान लो मैंने जो चीजें गिरवी रखनी है वो एक पब्लिक वेयर हाउस में है, तो पब्लिक हेयर वेयर हाउस का जो वेयर हाउस मैन है वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा पौनी को, बैंक को ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि वो तब तक इन गुड्स को होल्ड करके रखेगा। ही विल होल्ड द गुड्स जब तक के पेमेंट नहीं मिल जाती बैंक के बिहाफ पे। बैंक के बिहाफ पे वेयर हाउस मैन ने एक्नॉलेजमेंट उसको भेज दिया है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है डिलीवरी करने का गुड्स का, कि हम बैंक को टाइटल ऑफ गुड्स दे दें, डॉक्यूमेंट दे दें, कोई रेलवे रिसीट, कोई बिल ऑफ लेडिंग, कोई वेयर हाउस रिसीट, वो पकड़ा दें तो भी माना जाएगा कि ठीक है अब ये सामान बैंक की पोजीशन में है जब तक मैं ये पेमेंट पूरी नहीं कर देती हूँ। और कुछ चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अग्रीमेंट ऑफ प्लेज कई बार इम्प्लाइड नेचर का भी होता है, कई बार रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो भी प्लेज क्रिएट हो जाता है। ऑल्दो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो वो बेस्ट है, लेकिन नहीं भी है तो भी ये अग्रीमेंट क्रिएट हो सकता है। प्लेज एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे लोन दे दो, इस लोन से जो मैं बनाऊंगी वो आप प्लेज कर लेना, नहीं, फ्यूचर गुड्स के लिए प्लेज नहीं क्रिएट होता है। प्लेज हमेशा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड गुड्स हैं उनके लिए ही क्रिएट होता है। अगर बैंक के पास मैंने कुछ सामान दिया था गिरवी रखने के लिए, बैंक से अगर वो गुम गया, प्लेज वाले जो गुड्स हैं अगर गुम जाते हैं तो प्लेज भी वहीं पे लॉस्ट हो जाती है, प्लेज भी खत्म हो जाती है। कई बार क्या होता है कि पौनी जो है वो उन गुड्स को रिलीज भी कर देता है, पॉनर को वापस दे देता है और उससे एक लेटर ऑफ ट्रस्ट ले लेता है जिसे ट्रस्ट रिसीट बोला जाता है कि ठीक है तुम अभी अपने पास सामान रखो लेकिन ये इस पे प्लेज क्रिएटेड है। और उसके बदले में पॉनर क्या साइन करके दे देगा? ट्रस्ट रिसीट साइन करके दे देगा। अब ट्रस्ट रिसीट साइन हो गई है, इसका मतलब है कि बैंकर के जो राइट है, जो लेंडर है उसका राइट अनअफेक्टेड रहेगा। कल अगर जिसने लोन लिया था, कल उसका दिवालिया निकल जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब कोई इंसॉल्वेंट होता है ना तो फिर एक ऑफिशियल रिसीवर आता है जिसके पास सारी प्रॉपर्टी चली जाती है और फिर वो देखता है कि किसको क्या क्या चुकाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो गुड्स को पहले ही प्लेज कर लिया गया है, जिनके अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट मिल गई है, कल ऑफिशियल रिसीवर उन्हें नहीं पकड़ सकता है, वो बैंक के नाम पे ही रहेगा क्लेम। मान लो एक राम नाम का पर्सन है, इसने करण नाम के पर्सन को लोन दिया है। ठीक है। अब राम ने क्या लिया? गिरवी क्या रखा? करण ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी राम के पास। अब राम कहता ठीक है तुम ये ज्वेलरी वापस ले लो, तुम मुझे ट्रस्ट रिसीट दे दो। ट्रस्ट रिसीट करण ने दे दी, ज्वेलरी इसके पास चली गई वापस।
तो अब इस केस में क्या हुआ, करण हो गया इंसॉल्वेंट, करण इंसॉल्वेंट हो गया और एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया जो करण की सारी जायदाद को अपने अंडर लेके जो भी उसकी डेट्स हैं उनको दे देगा, रिकवरी करेगा जितनी हो सकती है। अब इस केस में जो ये ज्वेलरी है इसके खिलाफ ऑलरेडी ट्रस्ट रिसीट राम के पास है, तो फिर ऑफिशियल रिसीवर इस ज्वेलरी को बेच नहीं सकता है, इसको अपने पास नहीं कर सकता है, इस पे हक हमेशा राम का ही रहेगा। अगर बैंक से लोन लिया होता तो बैंक का ही हक रहता अगर ट्रस्ट रिसीट ले ली गई है। अब प्लेज क्रिएट कौन कर सकता है, ओनर ऑफ द गुड जो है, जो ओनर है असली वो भी इन गुड्स को क्रिएट पे प्लेज क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो मर्केंटाइल एजेंट है वो भी इन पे प्लेज क्रिएट कर सकता है। उसके लिए उसके पास पोजेशन होनी जरूरी है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ठीक है, और ये गुड्स जो हैं उसे एंट्रस्ट किए जाने चाहिए ओनर के द्वारा इन द कैपेसिटी ऑफ अ मर्केंटाइल एजेंट ओनली। ठीक है, और जो मर्केंटाइल एजेंट है वो जो प्लेज क्रिएट करेगा उन गुड्स के अगेंस्ट वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही करेगा, और पौनी जो है वो हमेशा गुड फेथ में ही एक्ट करेगा। और एंड उसके पास कोई नोटिस ना भी हो कि ये जो प्लेज है ये तब क्रिएट की गई है, पॉनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी तो भी उसने प्लेज क्रिएट कर दी तो भी प्लेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, पॉनर एक्ट्स इन गुड फेथ एंड हैज नो नोटिस एट द टाइम ऑफ प्लेज दैट द पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसने प्लेज क्रिएट कर दी, लेकिन अगर पॉनी ने गुड फेथ के अंदर, अगर गुड फेथ के अंदर उसे पता ही नहीं है कि ये पर्सन तो प्लेज कर ही नहीं सकता था तो भी प्लेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जो पर्सन है जिसकी पोजेशन में गुड्स है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी पोजेशन में है वो गुड्स, वो भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। एक सेलर ऑफ गुड्स, मान लो एक पर्सन था राम नाम का, उसके पास कुछ गुड्स पड़े थे, उसने गुड सेल कर दिए हैं लेकिन अभी उसने डिलीवर नहीं किए, अभी गुड्स उसके पास ही पड़े हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो इन गुड्स को प्लेज कर देता है, इन गुड्स के अगेंस्ट लोन ले लेता है जो ऑलरेडी उसने सेल कर दिए हैं। जिसको उसने प्लेज किए हैं उसे पता ही नहीं है कि ये गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, वो तो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, तो भी प्लेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक और सिचुएशन क्या हो सकती है, राम ने लोन लिया श्याम से, ठीक है, और शाम को गुड्स दे दिए और ये बन गया पौनी, और ये बन गया पॉनर या प्लेजर और प्लेजी बन गई है। ठीक है, अब शाम ने लोन इसको दिया है, अब शाम को भी खुद लोन की जरूरत पड़ी, उसने यही गुड्स जो उसको प्लेज में मिले थे आगे करण को दे दिए, सेकंड प्लेज क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्रिएट हो सकती है। कल अगर राम अपना सारा लोन चुका दे शाम से, शाम को बोले कि मुझे तो मेरी गुड्स वापस चाहिए, तब शाम ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो यार करण को दे रखे हैं, मैंने उस पे प्लेज कर दी, नहीं, शाम को करण से लेके आके राम को देने पड़ेंगे क्योंकि राम ने तो अपना लोन चुका दिया ना, उसने तो अपना लोन चुका दिया तो उसको इसके पास से उठा के लाने पड़ेंगे गुड्स, चाहे सेकंड प्लेज क्रिएटेड है तो भी। सो व्हेन द ओरिजिनल पॉनर रीपेज द डेट टू द फर्स्ट पॉनी ही इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑल्दो दे मे बी इन द हैंड्स ऑफ सेकंड पॉनी। ओके, चाहे शाम ने नहीं भी डेट चुकाई उसको करण से गुड्स लाके देने पड़ेंगे, करण फिर अपना केस करता रहे जो भी पैसे वसूलने के लिए करना है। अब पौनी जो है उसके कुछ राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ रिटेनर होते हैं, वो इन गुड्स को रिटेन करके रख सकता है जब तक के उसका पैसा नहीं चुकाया जाता। ठीक है, अगर उसका पैसा नहीं चुकाया जाता, लोन का पैसा, चाहे इंटरेस्ट का पैसा हो, चाहे प्रिंसिपल का पैसा हो, चाहे उन गुड्स को मेंटेन करने का पैसा हो, जब तक वो पैसा नहीं वापस किया जाता पौनी जो है उन गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है। लेकिन अगर उन गुड्स पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होता है जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होना चाहिए था, उस एक्सपेंसेस के लिए वो उन गुड्स को अपने पास पोजेशन में नहीं रख सकता है। तो अगर राम ने शाम को लोन दिया था, ठीक है, और शाम ने उसके बदले में अपनी ज्वेलरी यहाँ पे गिरवी रख दी थी, तो अगर नॉर्मल जो ज्वेलरी को मेंटेन करने में खर्चा है वो शाम से वसूल सकता है राम, और तब तक गुड्स अपनी पोजेशन में रख सकता है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी को मेंटेन करने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करता है
तो उसके लिए वो शाम के गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता। अगर शाम ने सारा पैसा वापस कर दिया है लोन का, तो कल राम ये नहीं बोल सकते कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस पे करो पहले, नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए राम शाम पे केस कर सकता है, लेकिन रिटेंशन ऑफ गुड्स नहीं कर सकता है। और अगर राम ने शाम को 10 लाख का लोन दिया, ये 10 लाख का लोन उसने चुका दिया है ना शाम ने, और शाम कहता है कि अब गहने वापस करो, तब राम ये नहीं कह सकता कि तूने मुझसे एक और लोन लिया था उसको वो दे तब तुझे वापस करूंगा, नहीं। अदर डेट्स के लिए उन सेम गुड्स को रिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन होती कि पहले उसने 10 लाख लिए थे, फिर उसने 2 लाख और ले लिए इसी एडवांस को कंटिन्यू करते हुए, फिर अलग बात है, फिर रिटेंशन हो सकती थी, लेकिन किसी डिफरेंट डेट के लिए सेम गुड्स को रिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर राइट्स अगेंस्ट थर्ड पार्टीज आ जाते हैं। अगर यहाँ पे राम ने शाम को लोन दिया था, शाम ने अपनी ज्वेलरी यहाँ पे रख दी है। अब अगर इस ज्वेलरी को कोई चोरी कर लेता है, ज्वेलरी को कोई नुकसान होता है, तो राम के पास ये राइट है कि वो जिस पर्सन ने चोरी की है या नुकसान पहुंचाया है उस पे केस कर सके। चाहे राम के पास टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है, तब भी वो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है, अगर कोई लॉस या डैमेज होता है उसके लिए वो इस थर्ड पार्टी को सू भी कर सकता है, शाम के साथ मिलके भी सू कर सकता है, और लॉस और डैमेजेस जितने भी हुए हैं वो रिकवर कर सकता है। राम और शाम को जितना जितना नुकसान हुआ है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर पॉर्नर कल डिफॉल्ट करता है, कल शाम अगर राम के पैसे वापस नहीं करता है, तो राम के पास क्या राइट्स हैं? या तो वो गुड्स को रिटेन कर ले अपने पास, वापस ना करे, या उन गुड्स को परमानेंटली अब अपने पास ही रख ले, तीसरा वो उन्हें बेच के पैसा रिकवर कर ले। ठीक है, पॉनिंग प्लेज में और लियन में क्या फर्क होता है? लियन में क्या है? लियन में पोजेशन रहती है बैंक के पास, राइट टू लियन में पोजेशन रहती है जब तक के लोन का पैसा वापस ना आ जाए। और यहाँ पे लियन में अगर कल पैसा वापस नहीं आता है, तो जो लियन क्रिएट की गई है, पहले कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, फिर गुड्स को बेचा जा सकता है। प्लेज के अंदर गुड्स को बेचने के लिए कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्शन आफ्टर सेल में क्या है? मान लो कि लोन लिया गया था 10 लाख का शाम के द्वारा। अब राम ने बोला कि शाम तो नहीं वापस कर रहा है मेरे पैसे, और उसको वो नोटिस जारी करता है, तब भी शाम पैसे वापस नहीं करता। तो अब राम जाके ज्वेलरी बेचता है, ज्वेलरी बिकती है 8.5 लाख की, अभी भी 1.5 लाख बचा है, तो ये 1.5 लाख जो है ये वो शाम से रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड है अभी भी। बाय चांस अगर दूसरा केस होता कि 10 लाख का लोन है, ज्वेलरी बिकी 12 लाख की, तो 2 लाख फिर राम को शाम को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब पॉनर की क्या ड्यूटीज होती हैं? पहली बात तो जो भी चीज वो बेल करवा रहा है, प्लेज में रख रहा है, उसके रिलेटेड कोई भी अगर फॉल्ट है, उस चीज में कोई भी रिस्क है, तो उसे पहले ही बताना है। अगर वो ज्वेलरी गिरवी रख रहा है तो उसे बताना है कि ये पहले ही टूटी हुई है, इसमें ये फॉल्ट है, ये लगाओ तो चुभता है, सब कुछ उसको बताना पड़ेगा। और अगर उस ज्वेलरी को या जो भी चीज गिरवी रखी गई है उसको प्रिजर्व करने में कोई भी खर्चा होता है, तो पॉनर पॉनी को वो पे करेगा। तो अगर इस केस में राम ने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक के पास जो भी सामान वो गिरवी रखेगा उसको प्रिजर्व करने का जो भी खर्चा होगा वो राम पे करेगा बैंक को। इवन इन केस अगर उसने कोई ऐसी चीज गिरवी रखी है बैंक के पास जिसकी इंश्योरेंस नहीं हो रखी है, और बैंक को लगता है इंश्योरेंस करवाने की जरूरत है, तो बैंक इंश्योरेंस करवाएगा और राम उसके पैसे पे करेगा। ठीक है, अगर कोई भी पैसे कम पड़ते हैं सामान बेचने के बाद भी, तो फिर पॉनी पॉनर से रिकवर कर सकता है। ठीक है, और जब पॉनी पॉनर से कोई भी गुड्स लेता है, वो ये अज्यूम करता है कि टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो बिल्कुल सही है, वो गुड फेथ में काम करता है, और ये अज्यूम करता है कि पॉनर के पास राइट है गुड्स का। ओके, चलिए, अब हम दूसरी बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अगर मैं लोन लेने टाइम पे मुझे कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या कैसे क्रिएट करती हूँ? मैं अपना ट्रांसफर करती हूँ कोई भी राइट, प्रॉपर्टी या डेट। मान लो कि मैंने बैंक से लोन लेना है, अब बैंक कहता है कि क्या गिरवी रखोगे? मैं अपने जितने भी मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े हैं,
जिनके अगेंस्ट मुझे पेमेंट मिलने वाली है, मैं बैंक को असाइन कर दूंगी कि कल अगर मैं पेमेंट नहीं करती तो सारे बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा तुम रख लेना। मैं अपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक को असाइन कर देती हूँ कि कल अगर मैं लोन का पैसा नहीं चुकाती हूँ तो LIC का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। तो मैं हो गई असाइनर, बैंक हो गया असाइनी। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये असाइन करते हुए एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। ट्रांसफर उसको प्रॉपरली साइन करेगा या जो भी ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है वो उसे साइन करेगा। ठीक है। नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग नोटिस टू द डेटर बिफोर द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम। मान लो ए ने बी को पैसे दे रखे हैं उधार, बी ने ये पैसे वापस करने हैं, अभी ए को ये पैसे वापस करने हैं। ठीक है। अब ए को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने सी से उधार ले लिया और उसने गिरवी क्या रखा, क्या असाइन किया, उसने बोला कि जो पैसे मुझे बी से मिलने थे ना तुम ले लेना। अब इस केस में ए को जरूरी नहीं है कि वो बी को इन्फॉर्म करेगा कि तूने जो मुझे पैसे देने थे तू आगे सी को देगा। So there is no mandatory requirement for giving notice to the debtor before the transfer of the actionable claim. कल अगर ऐसा हुआ कि बी जो है पेमेंट ए को कर देता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे किसका राइट वायलेट हो रहा है, सी का। लेकिन इसमें अब बी को कुछ नहीं बोल सकते, बी को तो बताया नहीं गया था कि उसने सी को पेमेंट करनी है, उसका क्लेम ट्रांसफर कर दिया गया है आगे। ठीक है। द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम कैन सू द डेटर इन हिज ओन नेम विदाउट ऑब्टेनिंग द ट्रांसफरर्स कंसेंट। अब इसी सिचुएशन में मान लो ए ने बी को पैसे दे रखे थे, ठीक है, बी ने वापस करने थे, लेकिन ए ने ये क्लेम किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को। कल अगर बी पैसे देने से मुकर जाता है तो सी इस पे केस कर देगा बी पे, उसे ए के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली भी, क्योंकि क्लेम अब सी को ट्रांसफर हो चुका है तो सी डायरेक्टली बी पे केस भी कर सकता है, उसे ए के कंसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। और असाइनर जो है अपने से बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर ए ने जो चीज असाइन की है सी को, उसमें उसके टाइटल में डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, अपने से बेटर टाइटल नहीं दे सकता है वो असाइनी को। ठीक है। बैंकिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, जब भी एक बोरोवर अपनी डेट्स को असाइन करता है या कोई या तो बुक डेट्स असाइन करता है पर्सन, बोरोवर बैंक को, कोई उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पैसा आने वाला है वो असाइन कर देता है बैंक को, या कोई LIC पॉलिसी है वो आगे ट्रांसफर कर देता है। मतलब एक तरीके से गिरवी क्या रख रहा है, अपनी बुक डेट्स कि मैंने पे नहीं किया तो तुम बुक डेट्स सारी ले लेना मेरी, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई मुझे पैसा आना है तुम रख लेना, LIC का पैसा तुम रख लेना अगर मैंने पेमेंट नहीं की। ठीक है। अब असाइनमेंट या तो लीगल असाइनमेंट होती है या फिर इक्विटेबल असाइनमेंट होती है। लीगल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इज द एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम। इसमें क्या होता है, असाइनमेंट में पूरा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, सब कुछ साइंड होता है बाय द असाइनर, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। अगर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी की गई हैं उसे इक्विटेबल असाइनमेंट बोला जाता है। ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट क्या बोलता है, पॉलिसी इज असाइनेबल बाय एन एंडोर्समेंट ऑन द बैक ऑफ द पॉलिसी और बाय अ सेपरेट डीड ऑफ असाइनमेंट, बट नोटिस ऑफ सच असाइनमेंट मस्ट बी गिवन टू द इंश्योरर। अगर आपने LIC पॉलिसी आगे बैंक को असाइन करनी है या तो आपको पॉलिसी के बैक पे लिख के देना पड़ेगा या फिर आप एक अलग से डीड अग्रीमेंट भी बना सकते हो, लेकिन जब भी आप पॉलिसी असाइन करते हो बैंक को या किसी को भी तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें बताना पड़ता है, चाहे असाइनर बताए चाहे असाइनी बताएगा। ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सी है। प्लेज इज लॉस्ट व्हेन द पोजेशन ऑफ गुड्स इज लॉस्ट, बिल्कुल सही है, प्लेज तब खत्म हो जाती है जब पोजेशन गुड्स की लॉस्ट हो जाए। पॉनी में रिलीज द गुड्स आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लेटर ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द पॉनर, ठीक है, लेटर ऑफ ट्रस्ट के बाद जैसे हम ट्रस्ट रिसीट भी बोलते हैं, गुड्स को रिलीज कर सकता है। If the pawner becomes insolvent, the right of lender vanishes even if the banker has trust receipt as the goods are taken over by the official receiver. ये स्टेटमेंट गलत है। अगर बैंक ने ट्रस्ट रिसीट ले रखी है तो उसका राइट बिल्कुल सही रहता है, चाहे सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है गुड्स कैन बी डिलीवर्ड टू द पॉनी अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। गुड्स डिलीवर हो सकते हैं पॉनी को
किस मोड से? बाय हैंडिंग ओवर द कीज ऑफ गोडाउन, यस। बाय अटॉर्नमेंट, यस। अटॉर्नमेंट में क्या था कि वेयर हाउस में पब्लिक में सामान पड़ा है और वेयर हाउस वाला जो मैनेजर है वो पौनी को बता देगा कि ठीक है मेरी पोजेशन में है गुड्स। या फिर हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। इन केस ऑफ प्लेज द जर्नल प्रॉपर्टी रिमेन्स विद हुम? जर्नल प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा पॉनर के पास ही रहती है। स्पेशल प्रॉपर्टी जो स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो पॉनी का क्रिएट होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, a dash is one that does not fulfill the statutory criteria for a legal assignment but is binding and upheld by the court in the interest of equitability, justice and fairness। ये कौन सी टाइप का ये क्या चीज होती है जिसमें असाइनमेंट क्रिएट करने का पूरा लीगल क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया गया, फिर भी कोर्ट इसे टाइप ऑफ असाइनमेंट ही मानता है और इसे अपहोल्ड करता है? इक्विटेबल असाइनमेंट, लीगल असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन या प्लेज? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और जो पिछले वीडियोस हैं वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।